तो हेलो दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं 2020 में आई एक स्लैशर थ्रिलर हॉरर मूवी के बारे में जिसका नाम है स्कल द मास्क। और इस मूवी की कहानी काफी अच्छी है, आपको बहुत पसंद आएगी। सो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। कहानी की शुरुआत होती है 1944 से, जहाँ पे रात के अंधेरे में कुछ लोग आपस में लड़ रहे होते हैं। तभी हम देखते हैं कि एक ऑफिसर अपने कुछ गार्ड के साथ एक बॉक्स को लेके कहीं जा रहा था। अब रास्ते में उन्हें एक सफाई करने वाला आदमी दिखता है। अब इस व्यक्ति को आप याद रखना क्योंकि ये कहानी का इम्पोर्टेंट कैरेक्टर है। अब उसी समय काले मास्क से मुंह ढके हुए एक शख्स उस टनल के अंदर आता है और इस ऑफिसर समेत उसके गार्ड्स को मार देता है और ये मिस्टीरियस बॉक्स अपने साथ ले जाने लगता है। लेकिन वही व्यक्ति जो कि अभी सफाई कर रहा था वो इस आदमी को रोकने की कोशिश करता है, लेकिन लड़ाई करने के दौरान वो अनजान व्यक्ति इस सफाई करने वाले का हाथ काट के यहाँ से भाग निकलता है। अब हमें पता लगता है कि जरूर इस बॉक्स में कुछ चीज मिस्टीरियस है और इसके बाद वो मास्क पहने हुए आदमी वो बॉक्स अपने बॉस के हवाले करता है। और यहाँ की हालत देख के पता लग रहा था कि ये लोग किसी तरह के रिचुअल की तैयारी कर रहे हैं और ये रिचुअल किसी अनजान शक्ति को जगाने के लिए किया जा रहा है। और ये सारी चीजें लगातार एक कैमरा में रिकॉर्ड की जा रही थी। और अब जल्द ही मंत्र पढ़ना स्टार्ट किए जाते हैं, जिसकी वजह से वहाँ पे चारों तरफ आग लगना शुरू हो जाती है, जिसकी वजह से उस बॉक्स से निकाले हुए स्कल में हलचल होने लगती है। अब रिचुअल को जारी रखते हुए ये लोग यहाँ पे एक आदमी की बलि भी देने वाले थे और अब उसकी बलि देने के बाद उसके जिस्म से निकले हुए खून को इस स्कल पे डाल दिया जाता है और सभी खुश हो जाते हैं कि रिचुअल कामयाब हो चुका है। अब रिचुअल कंप्लीट होता है और उन्हें लगता है कि स्कल के अंदर कुछ पावर्स आ गई हैं। अब एक आदमी ये स्कल उठाता है और उसे अपने सर पे लगा लेता है ताकि वो सबसे पावरफुल इंसान बन सके। लेकिन इस स्कल को पहनने के कुछ देर बाद ही उसका सर ब्लास्ट हो जाता है, यानी कि उस स्कल ने इसे एक्सेप्ट नहीं किया था। अब उनका बॉस ये चीज देख के बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और वो इस बात को अंडरस्टैंड कर लेता है कि उनका रिचुअल बुरी तरह से नाकाम हो चुका है। अब यहाँ से कहानी प्रेजेंट में आती है, जहाँ पे कंस्ट्रक्शन साइट पे काम करते हुए कुछ वर्कर्स को ये स्कल फिर से मिल जाता है। अब वहाँ से एक लेडी ऑफिसर आती है जो कि इस मास्क की जांच पड़ताल करने लगती है और उसे देख के इसे समझ नहीं आ रही थी कि आखिर ये कैसा मास्क है। वो इसे अपने पास रख लेती है ताकि इस पे मजीद रिसर्च की जा सके। और वो लेडी रिसर्च के बाद पता कर लेती है कि ये मास्क सोलो मास्क है और क्योंकि ये बहुत खतरनाक मास्क था इसीलिए वो इसे कवर करके दूसरे कंट्री ले जाने लगती है। और उसकी म्यूजियम वालों से भी बात हो चुकी थी जहाँ पे इस मास्क को रखा जाना था। और जल्द ही हमें खबरों के जरिए से पता लगता है कि शहर में से 3 बच्चे गायब हैं और बिट्रिस नाम की एक पुलिस ऑफिसर लगातार इन बच्चों को ढूंढ रही है। बिट्रिस का कैरियर कुछ अच्छा नहीं चल रहा था और वो कोई भी केस सॉल्व करने में कामयाब नहीं हो पा रही थी और जिसकी वजह से उसे ऊपर से बहुत ज्यादा प्रेशर भी था। और अगर फ्यूचर में भी वो इस केस को सॉल्व नहीं कर पाती तो उसके लिए मुसीबतें और भी ज्यादा बढ़ सकती थी। और तो और पास्ट में एक केस की वजह से उसे जेल भी हो गई थी, लेकिन वो जेल से रिहा कर दी गई थी क्योंकि उसका बिहेवियर काफी अच्छा था। और अब यहाँ मार्केट में हम कहानी के मेन कैरेक्टर रेमरिस को देख पाते हैं। दरअसल रेमरिस उसी शख्स का बेटा था जिसका हाथ टर्नल में उस मास्क मैन के द्वारा काटा गया था। रेमरिस ने आज भी अपने फादर का कटा हुआ हाथ सुरक्षित रखा हुआ था। और इसके बाद हम देख पाते हैं कि रेमरिस से एक चर्च के फादर आके मिलते हैं और वो उसे एक लिफाफा देके वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल रेमरिस और उसकी फैमिली काफी सालों से इस मास्क की शक्तियों को रोके हुए थी, लेकिन उस एक्सीडेंट के बाद से ये मास्क गायब हो गया था और इसीलिए वो चाहते थे कि वो फिर से उस मास्क को ढूंढे और फिर से इसकी शक्तियों को रोक सकें। तभी हम देखते हैं कि बिट्रिस एक दुकान पे थी जहाँ पे वो कुछ पूछताछ कर रही थी। तभी एक आदमी वहाँ पे आता है और वो उस पे हमला कर देता है और वो आदमी कोई और नहीं बल्कि उन्हीं बच्चों में से एक बच्चे का पिता होता है। वो अपने बच्चों को ढूंढना चाहता था लेकिन पुलिस की लापरवाही की वजह से वो अभी तक अपने बच्चे को नहीं पा सका था और इसीलिए वो बिट्रिस पे भी गुस्सा था। उसका कहना था कि वो ढंग से काम नहीं कर रही। और उधर एयरपोर्ट पे हम उस आर्कोलॉजिस्ट को देखते हैं जो इस बॉक्स को अपने साथ ही ले आई थी और अब वो इस बॉक्स को लेके अपने घर की तरफ रवाना हो जाती है। और अब वो जब कार में होती है और अपने बॉस को इन्फॉर्म करती है कि वो बॉक्स को अपने साथ बाहिफाजत ले आई है और उसका बॉस उसे कहता है कि वो मास्क उसे किसी भी हालत में चाहिए क्योंकि उस मास्क में कुछ ऐसा है जिससे वो बहुत ही पावरफुल बन सकता है। अब वो लड़की जब अपने घर में पहुंचती है तो यहाँ पे उसकी गर्लफ्रेंड लिया मौजूद थी और वो ये बॉक्स देख के कहती है कि क्यों ना वो ये बॉक्स खोल के देखें। और वो लेडी उसे मना करती है और कहती है कि
इस बॉक्स को खोलना खतरे से खाली नहीं है। लेकिन लिया उसकी बात नहीं मानती और उसके सोने के बाद वो इस बॉक्स को खोलने लगती है और इस स्कल को बाहर निकाल के वो टेबल पे रख देती है। और अब लिया फिर से वो रिचुअल परफॉर्म करने लगती है जो कि हमने मूवी की शुरुआत में देखा था। लेकिन इस बार ये रिचुअल सक्सेसफुल रहता है और इसके बाद लिया कुछ पलों के लिए दूसरी वर्ल्ड में चली जाती है जहाँ पे एक एंटिटी को कैद किया हुआ था। अब थोड़ी ही देर बाद वो अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आ जाती है और जैसे ही वो अपनी नॉर्मल वर्ल्ड में वापस आती है तो वो देखती है कि जो इसकी गर्लफ्रेंड ने मास्क लाया हुआ था उस मास्क ने ह्यूमन फॉर्म ले ली थी और ये ह्यूमन फॉर्म असल में एक कातिल बन चुका था। और ये ह्यूमन फॉर्म बहुत ज़्यादा ब्रूटल था जो कि इंसानों को मार सकता था। और तभी वो मास्क वाला आदमी लिया के पास आता है और उसका दिल निकाल के उसे मार डालता है। और अब लिया की चीख सुन के उसकी गर्लफ्रेंड भी जाग जाती है और अब वो जब अपनी गर्लफ्रेंड को देखने के लिए जाती है तो वहाँ पे उसे उसकी लाश ही मिलती है। अब ये देख के वो बहुत ज़्यादा हैरान थी और सोचती है कि उसने ऐसा क्यों किया। और तभी वो कातिल उसके सामने भी आ जाता है और उसका दिल निकाल के उसे भी मार डालता है जिससे कि वो दोनों कपल मर चुके थे। और अब पुलिस को जैसे ही इस कत्ल की खबर मिलती है तो वो इन्वेस्टिगेशन के लिए पहुंच जाते हैं और अब बिट्रेस भी इस क्राइम सीन पे पहुंच के वहां की छानबीन करने लगती है। तभी बिट्रेस नोटिस करती है कि दोनों बॉडी के शरीर से खून मुकम्मल तौर पे गायब है और इन दोनों के दिल भी निकाल लिए गए थे। तभी वहाँ पे उस आर्कोलॉजिस्ट लेडी का बॉस आ जाता है जो ये सब कुछ देख के काफी हैरान था और वो वहाँ पे उसकी लाश देख के काफी ज्यादा हैरान हो जाता है। अब बिट्रेस उससे पूछती है कि वो यहाँ पे क्यों आया है तो वो उसे बताता है कि दरअसल वो यहाँ पे एक मास्क को लेने के लिए आया था लेकिन वो मास्क अब जीवित हो चुका है जिसने इन सबको मार डाला है और किसी भी हालत में वो मास्क उसे चाहिए और इसीलिए वो अच्छे से छानबीन करवाना चाहता था। और वो उसे ये भी बताता है कि ये मास्क उसने अपने म्यूजियम में रखना है क्योंकि ये मास्क बहुत ज्यादा पावरफुल है और चूंकि वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन है और इसीलिए वो किसी भी कीमत पे वो मास्क खरीदने पे तैयार है। तभी बिट्रेस को वो अपना कार्ड देता है और उसे कहता है जब कभी उसे ये मास्क मिले तो वो इसे इन्फॉर्म करे ताकि उसका आदमी आके ये मास्क ले जाए। और अब फॉरेंसिक से 2 लोग आते हैं यहाँ पे साफ सफाई करने के लिए। तभी वहाँ पे वो मास्क कातिल आ जाता है। उनमें से एक को तो वो जान से ही मार डालता है जबकि दूसरे के वो सर पे लग जाता है और उसे वो अपने वश में कर लेता है। और तभी हम देखते हैं कि वो मास्क कातिल एक क्लब में पहुंच चुका था और एक एक करके बहुत से लोगों को मारने लगता है और उनके शरीर से खून निकाल के वो इस खून को इकट्ठा भी कर रहा था। और जल्द ही ये खबर नेशनल न्यूज बन जाती है कि एक नाइट क्लब में मैसेकर हुआ है जिससे कि ये खबर चर्च के फादर और रैमरस को भी पता लग जाती है। अब रैमरस उस मास्क होने को रोकने के लिए चर्च में पहुंच जाता है और वो फादर से हेल्प मांगता है। वो कहते हैं कि अगर हमने इस मास्क होने को ना रोका तो वो शहर के बहुत से लोगों को मार डालेगा। लेकिन फादर उससे कहता है कि मुझे इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं आ रहा कि आखिर एक मास्क किस तरह से लोगों को मार सकता है। दोस्तों, दरअसल इस मास्क का प्री कोलंबियन मैथोलॉजी में जिक्र किया गया है जो कि बहुत ज्यादा ईवल होता है और ऐसा माना जाता है कि पहले ये एक बुचर था और वो एक अचालिक बंदा था और डेविल की पूजा किया करता था और इसीलिए जब वो इस दुनिया में आ गया है तो वो लोगों को मार रहा है और उनका खून और दिल इकट्ठा कर रहा है ताकि वो इस डेविल को फिर से जिंदा कर सके और इस दुनिया में ला सके। अब वो मास्क होने शहर में घूम घूम के एक एक करके सबको मारने लगता है और अब वो चर्च में पहुंचता है जहाँ पे उसे फादर नजर आता है। और अब फादर उस मास्क होने को देख के समझ जाता है कि वो बंदा जो भी बात कह रहा था वो बिल्कुल सच थी और वो अपनी तलवार निकालता है उस बुचर होने से लड़ने लगता है। और जब वो लड़ रहे होते हैं तो वो फादर को जख्मी हालत में छोड़ के चला जाता है और न जाने क्यों वो उसका दिल और खून नहीं निकालता। और दूसरी तरफ हम बिट्रेस को देखते हैं जो कि क्राइम सीन पे थी और वहाँ की छानबीन कर रही थी। लेकिन जब वो वहाँ पे रैमरस को देखती है तो उसे यकीन होता है कि शायद उसको कोई बात पता है। तभी वो इसका पीछा करने लगती है ताकि वो इसे सच उगलवा सके। लेकिन रैमरस समझ आता है कि वो उसका पीछा कर रही है और इसलिए वो यहाँ से भाग जाता है। और अब ये देख के बिट्रेस वापस आती है और अपने ऑफिसर्स को कहती है कि वो रैमरस को पकड़ के लाएं। वो कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जानता है इन मर्डर्स के बारे में लेकिन कोई भी इसकी बात नहीं मानता और वो कहते हैं कि शायद वो इस केस से भटक रही है और वो दूसरे बंदे को पकड़ने में अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। रात को बिट्रेस जब अपने रूम में होती है तो वो टेक वॉल्टर का दिया हुआ बिजनेस कार्ड देखती है और अब वो इसे कॉल करके उसकी हेल्प मांगने लगती है। और टेक वॉल्टर उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, वो उस आदमी का पता लगा लेगा। और अब वो अपनी टीम को भेजता है ताकि उस आदमी का पता लगाया जा सके। और यहाँ पे उसे उस आदमी यानी रैमरस का पता लग जाता है और वो इसकी फाइल को बिट्रेस को
बेचता है। अब यहाँ पे बिट्रस जब रेमरिस की फाइल खोलती है तो वो इसके पास्ट के बारे में पढ़ने लगती है। अब सोचने वाली बात ये थी कि टेक वॉल्टर के पास रेमरिस की फाइल कैसे आई, जिसका मतलब ये था कि टेक वॉल्टर जरूर कोई साजिश कर रहा है जिसके बारे में किसी और को खबर नहीं थी। खैर बिट्रस उस आदमी के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन जानने के बाद अपनी फौज के साथ वहाँ पे पहुँच जाती है ताकि वो इससे इन्फॉर्मेशन उगलवा सके। लेकिन जब ये लोग उसके घर पे पहुँचते हैं तो रेमरिस इन सब पे अटैक करके उन्हें जख्मी कर देता है और अब बिट्रस को मारने के लिए जब वो जाता है तो वो उस पे गन तान देती है और इस तरह से वो फौरन यहाँ से भाग निकलता है। अब यहाँ से भाग के वो फौरन से चर्च में जाता है ताकि फादर से हेल्प ले सके। लेकिन जब वो वहाँ पे पहुँचता है तो देखता है कि फादर जख्मी हालत में पड़े हुए हैं और उनके शरीर से बहुत ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी मौत हो चुकी है, जिसकी वजह से रेमरस काफी ज्यादा परेशान हो जाता है क्योंकि फादर उसका काफी अच्छा दोस्त था और इसीलिए वो वहाँ की साफ सफाई करता है और उन्हें आखिरी राइट्स दे के वो फादर के घर जा पहुँचता है। और यहाँ पे आके वो देखता है कि फादर के घर में काफी ज्यादा हथियार रखे हुए थे और अब रेमरिस वो हथियार लेके यहाँ से जाने ही वाला होता है कि तभी वो बुचर यानी मांस खूनी वहाँ पे पहुँच जाता है। दोनों में लड़ाई स्टार्ट होती है। अब रेमरिस अपनी फायर गन बुचर पे चलाने की कोशिश करता है लेकिन फ्यूल ना होने की वजह से वो गन चल नहीं पाती और अब यहाँ से रेमरिस भाग के एक जगह पे जा पहुँचता है और इस जगह पे जाके वो एक रिचुअल की तैयारी करने लगता है ताकि जैसे ही वो मांस खूनी यहाँ पे आए तो वो इस रिचुअल के जरिए से फिर से इस मांस खूनी को कैद कर सके, क्योंकि ये मांस खूनी कभी भी मर नहीं सकता था, इसे सिर्फ हमेशा के लिए कैद किया जा सकता था। और इसके बाद बेट्रस जो कि काफी अरसे से रेमरिस का पीछा कर रही थी वो भी इस पे नजर रखने लगती है। अब थोड़ी देर बाद वो बुचर भी यहाँ पे आ पहुँचता है और अब इन दोनों में लड़ाई शुरू हो जाती है। लेकिन रेमरिस मंदिर पढ़ के दूसरी दुनिया का दरवाजा खोल देता है जहाँ पे वो डेविल कैद था और रेमरिस चाहता था कि डेविल के साथ साथ वो इस मांस खूनी को भी यहाँ पे कैद कर दे। लेकिन जैसे तैसे करके रेमरिस उस मांस खूनी को उस गड्ढे में फेंक देता है और खुद को बचाने में कामयाब हो जाता है और इसके साथ ही दूसरी दुनिया का दरवाजा भी बंद हो जाता है, जिसकी वजह से वो मांस खूनी भी उस डेविल के साथ कैद हो गया था। और अब मौका पाके बेट्रिस उस मांस को अपने कब्जे में ले लेती है और फौरन से टेक वॉल्टर के पास पहुंचती है और इस केस को सॉल्व करने के बाद वो काफी ज्यादा फेमस हो चुकी थी। और तो और बेट्रिस को अभी तक ये लग रहा था कि टेक वॉल्टर एक अच्छा आदमी है, लेकिन ऐसा नहीं होता। बेट्रिस एक बात नोटिस करती है, चूँकि उसने जो मास्क टेक वॉल्टर को म्यूजियम में रखने के लिए दिया था वो ये मास्क था ही नहीं, जबकि म्यूजियम में एक नकली मास्क रखा गया है। और जहाँ तक आपको याद होगा इस मूवी में ये भी बताया गया था कि 3 बच्चे शहर से गायब थे और बेट्रिस उनकी तलाश कर रही थी और तभी हम उन 3 बच्चों को भी देख पाते हैं जो कि इस बिजनेसमैन यानी टेक वॉल्टर के कब्जे में थे और वो टेक वॉल्टर इन बच्चों की बलि देने वाला था ताकि वो इसके जरिए से उस डेविल और मास्क मैन को जिंदा कर सके और उनकी शक्तियों का गलत इस्तेमाल कर सके। और जैसे ही ये बात बेट्रिस को पता लगती है तो वो फौरन ही उसे कन्फ्रंट करके उसे शूट कर देती है। यानी बेट्रिस ने अब दोनों केसेस को ही सॉल्व कर लिया था। पहला केस तो ये था कि 3 बच्चे जो शहर से गायब हुए थे उसने इन तीनों बच्चों को बचा लिया था और दूसरा केस ये मास्क मैन का था जो कि शहर के बहुत से लोगों को मार रहा था, तो उससे भी फिर से बाहर निकलने से बेट्रिस ने रोक लिया था और टेक वॉल्टर को मार के उसकी सच्चाई दुनिया के सामने लाई थी। और इसके साथ साथ ये मूवी यहीं पे एंड होती है। तो दोस्तों ये थी इस फिल्म की कहानी। उम्मीद है कि आपको अच्छी लगी होगी और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसे लाइक जरूर कीजिए और अगर चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल पे कर दें ताकि आपको ऐसी इंटरेस्टिंग मूवी की नोटिफिकेशन मिलती रहे।